Welcome dear students. In this video we are going to study about the item analysis. You have already studied about distractor analysis in the last video, and in this video we'll try to see what are the different components of item analysis. तो सबसे पहले हम लोग आइटम एनालिसिस को परिभाषित कर लेते हैं और आइटम एनालिसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस of test improvement. In this process, we analyze the response from the students to establish the effectiveness of each item in the question paper. तो प्रश्न पत्र में कई प्रश्न होते हैं और पूरे प्रश्न पत्र के प्रभाविता को स्थापित करने के लिए हम लोग प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण के लिए जो डेटा होता है वो डेटा हम बच्चों से प्राप्त करते हैं, यानी कि परीक्षण को पहले आप बच्चों को पर प्रशासित करते हैं, बच्चों के रिस्पॉन्स को आप नोट करते हैं और फिर उन रिस्पॉन्स के विश्लेषण के द्वारा प्रत्येक प्रश्न के प्रभाविता को हम लोग स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग आइटम एनालिसिस या पद विश्लेषण कहते हैं। तो पद विश्लेषण में कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लोग बच्चों के स्कोर को डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में अरेंज कर लें, यानी कि जिन बच्चों का स्कोर सबसे अधिक है उससे ऊपर और उसके बाद घटते क्रम में हम पहले स्कोर को अरेंज कर लेंगे। अब मान लीजिए कि आपने 100 बच्चों से आंकड़ों को एकत्रित किया है, तो 100 बच्चों में को आपने घटते क्रम में पहले अरेंज कर लिया। इसके बाद टॉप 30% और बॉटम 30% बच्चों को आपको सेलेक्ट करना है। तो टॉप 30% बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए ऊपर से 100 बच्चे अगर टोटल हैं तो ऊपर से 30 बच्चों को आपने ले लिया। अगर आपके सैंपल में 50 बच्चे हैं तो ऊपर से 15 बच्चे आ जाएंगे। इसी तरह नीचे से 15 बच्चों को हम सेलेक्ट कर लेंगे। 100 बच्चों का अगर समूह आपका है तो नीचे से 30 बच्चों का सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि आपको टोटल बच्चों को घटते क्रम में अरेंज करने के बाद टॉप 30% और बॉटम 30% को सेलेक्ट करना है। टॉप 30% वाले बच्चे आपके अपर ग्रुप कहलाएंगे और बॉटम 30% वाले बच्चे आपके लोअर ग्रुप कहलाएंगे। इस तरह अरेंज करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, द टॉप स्कोरिंग 27% और 30%, दोनों में से कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, को अपर ग्रुप अलग कर लिया हमने और बॉटम के 27% और 30% को अलग कर लिया। बीच के स्टूडेंट्स को हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको अलग हटा के रख लेते हैं। तो इस प्रकार आपको टोटल बच्चों में 30% हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल गया और 30% लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स का ग्रुप आपको मिल गया। इन्हीं को हम लोग अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप कहते हैं। ये अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप को आइडेंटिफाई करना पद विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। इसके बाद हम लोग दो प्रकार से पद का विश्लेषण करते हैं, दो कारकों को जानने का प्रयास करते हैं। पहला कारक है आइटम डिफिकल्टी और दूसरा कारक है डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। आइटम डिफिकल्टी यह बताता है कि पद कितना आसान है। अगर किसी प्रश्न को अधिक से अधिक बच्चों ने हल किया है तो वह प्रश्न बहुत आसान माना जाएगा, और अगर उसे बहुत कम बच्चों ने हल किया है तो उस पद को हम लोग एक कठिन पद के रूप में देखते हैं। तो किसी भी पद की कठिनाई स्तर क्या है, इसको हम ज्ञात करेंगे। दूसरी तरफ डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स है। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स मतलब एक प्रश्न जानकार बच्चे और कम जानकार बच्चे के बीच में अंतर स्पष्ट कर पाता है या नहीं। एक हाई अचीवर स्टूडेंट है और एक लो अचीवर स्टूडेंट है, इन दोनों के बीच में अगर अंतर स्पष्ट कर सकता है तो हम कहते हैं कि उस पद का डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स अच्छा है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपने दो ग्रुप बनाया है, अपर ग्रुप जो हाई अचीविंग स्टूडेंट है और लोअर ग्रुप जो लो अचीविंग स्टूडेंट है। अगर कोई क्वेश्चन या आइटम
इन दोनों ग्रुप के बच्चों के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि उस आइटम का डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स अच्छा है। जनरली 0.3 से 0.7 के बीच में डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल की बात होती है तो हम लोग 0.5 डिफ़िकल्टी लेवल के आसपास के आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं। तो ये दो कारक हमारे उसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले स्कोर्स को आप एक्सेल सीट में अपर ग्रुप के स्कोर को और लोअर ग्रुप के स्कोर को एक एक्सेल सीट में डाल लेते हैं या एक टेबल में बना लेते हैं और उसके बाद उसमें विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण के लिए निम्न सूत्रों को हम लोग प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। डिफिकल्टी वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिविंग करेक्ट आंसर अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100, यानी कि कुल बच्चों का अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप मिला करके कितने बच्चों ने सही उत्तर दिया है उसके परसेंटेज को हम लोग आइटम डिफिकल्टी के रूप में जानते हैं। वहीं डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स जानना हो तो हम लोग अपर ग्रुप में जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया था उसमें से लोअर ग्रुप में जितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया उसको घटाते हैं और 30% बच्चों से उसको भाग दे देते हैं। यानी कि अगर आपने अपर ग्रुप में 30 बच्चों को सेलेक्ट किया है तो इस डिफरेंस को 30 से हम लोग भाग देते हैं, तो एक प्रोपोर्शन हमें मिलता है। वो दिखाता है कि उस आइटम की डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स क्या है। सो यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर given by the lower group from the total number of correct answer in the upper group and divide it by the number of students in any one of the group. So that will give you the discrimination index. Whereas difficulty index is obtained by counting the total number of correct response in both the group divided by total number of students in both the group multiplied by 100. So ये दो सूत्र हम लोग बहुत ही आसान सूत्र हैं। इसमें काउंटिंग करना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है और वही एक जब परिश्रम वाला काम है, उसके बाद कैलकुलेशन बहुत ही सरल है। तो इस तरीके से आप दोनों इंडेक्स को निकाल सकते हैं और दोनों इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग आइटम की एनालिसिस करते हैं और आइटम फाइनल आइटम को सेलेक्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा कि दो चीज़ें हम लोग को निकालनी है, एक डिस्क्रिमिनेशन पावर और दूसरा आइटम डिफिकल्टी। इसे हम लोग बहुत आसानी से एक एक्सेल सीट में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने तीस बच्चों के एक समूह पर अपने टेस्ट को एडमिनिस्टर किया और 30 बच्चों के समूह को हमने स्कोर किया। स्कोर करने के बाद हमने उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमने टॉप के 10% बच्चों को और बॉटम के 10% बच्चों को अलग कर लिया। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अपर ग्रुप हमने बनाया है। अपर ग्रुप में 10 स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किए हैं, 1 से लेकर के 10 तक। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह लोअर ग्रुप से मैंने 10 स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं, वो भी यहाँ पर हमने अरेंज कर लिए हैं। ये 10 स्टूडेंट यहाँ पर हैं। अब 5 आइटम का यह प्रश्न पत्र था। 5 आइटम के प्रश्न पत्र पे प्रत्येक स्टूडेंट ने सही किया है या गलत किया है उसको हमने यहाँ मार्क किया है। जैसे स्टूडेंट 1 को देखिए, इसके सामने 1 2 3 4 5 प्रश्न हैं, तो उसने सभी प्रश्नों पे सही किया। 1 नंबर पे सही किया, 2 पे सही किया, 3 को उसने गलत किया तो हमने 0 दिया, 4 सही है तो उसे 1 नंबर मिला, 5 सही है तो 1 नंबर मिला। तो इस प्रकार से उनके प्रत्येक स्टूडेंट के अपर ग्रुप में आइटम पर जो उसकी स्कोरिंग है उसको हमने
इस तरह टेबल में डाल रखा है। यही प्रक्रिया हमने फिर लोअर ग्रुप में रखा है। अब आइटम नंबर 1 को अगर देखें तो आइटम नंबर 1 पे अपर ग्रुप में टोटल 7 बच्चों ने सही उत्तर दिया है। इसी तरह आइटम नंबर 2 पर टोटल 6 बच्चों ने सही किया है। अगर हम लोग लोअर ग्रुप की बात करें तो आइटम नंबर 1 पर टोटल 3 बच्चों ने सही किया। इसी तरह आइटम नंबर 2 पर 6 बच्चों ने सही किया लोअर ग्रुप में। और आइटम नंबर 5 पर देखें तो हम पाते हैं कि एक बच्चे ने सही उत्तर दिया है पूरे समूह में। तो इस तरह से एक चार्ट हमें मिल गया। ये चार्ट बनाने के बाद अब प्रत्येक पद के डिफिकल्टी इंडेक्स को निकालना और डिस्क्रिमिनेशन पावर को निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। अब डिफिकल्टी वैल्यू निकालने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सरल सूत्र है। अपर ग्रुप में काउंट कर लीजिए कितने बच्चों ने सही उत्तर दिया, लोअर ग्रुप में कितनों ने सही दिया, और उसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से भाग दे दीजिए। तो अगर आइटम नंबर 1 की बात हम करें तो आइटम नंबर 1 पे अपर ग्रुप में 7 बच्चों ने सही किया, लोअर ग्रुप में 3 बच्चों ने सही किया। तो 7 और 3 मिलकर के दोनों हो जाते हैं 10। दोनों ग्रुप मिलाकर के टोटल स्टूडेंट की संख्या है 20। तो 10/20 और उसे 100 से गुणा कर देते हैं तो हमें एक मान मिल जाता है जो कि 50 के लगभग आता है। तो इसका डिफिकल्टी इंडेक्स हम लिख लेंगे 50। अगर इसी तरह हम प्रत्येक आइटम का कैलकुलेट करें तो आइटम 1 का हमने पाया 50, आइटम 2 में हमें मिलेगा 60, आइटम 3 के लिए 55, आइटम 4 के लिए 80, आइटम 5 के लिए 50। तो जितना ही ये संख्या बड़ी होगी इसका मतलब वह प्रश्न उतना ही सरल है। बहुत ही सरल प्रश्न है तो इसका मतलब वह बच्चों के बीच में विभेद नहीं कर रहा है, सभी लोग उसका उत्तर दे रहे हैं, इसलिए वह प्रश्न भी हमारे बहुत काम का नहीं है। अगर प्रश्न बहुत कठिन है, उसकी वैल्यू 10, 5 या 0 आ रही है, इसका मतलब वह प्रश्न बहुत ही कठिन है, उसे कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी उसका उत्तर नहीं दे पा रहा। तो ऐसे प्रश्न भी हमारे बहुत काम के नहीं होते हैं, तो उन प्रश्नों को हम डिस्कार्ड करते हैं। 50% डिफिकल्टी लेवल के आसपास के जो प्रश्न होते हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं और उन्हें हम सेलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। डिफिकल्टी इंडेक्स निकालने के बाद अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स निकालना भी उतना ही सरल है। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स में हम लोगों ने देखा था कि इसका सूत्र होता है अपर ग्रुप माइनस लोअर ग्रुप, उसको भाग दे देते हैं किसी एक समूह के संख्या से। तो अब देखिए आइटम नंबर 1 के लिए यहाँ पर अपर ग्रुप में करेक्ट की संख्या 7 थी, वहीं लोअर ग्रुप में करेक्ट की संख्या 3 थी। तो हमने 7 में से 3 को घटाया और 10, प्रत्येक ग्रुप में 10 संख्या थी तो 10 से भाग दे दिया तो हमें प्राप्त हुआ 0.4। तो इस तरह से प्रत्येक आइटम के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स निकाल सकते हैं, अपर ग्रुप से लोअर ग्रुप को घटा करके और 10 से उसको भाग देते हुए। तो ये सरल प्रक्रिया है डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स को ज्ञात करने का। तो इस प्रकार से जब डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स हम प्राप्त करते हैं तो उसके बाद हम उसके वैल्यू को देख करके निर्णय लेते हैं कि इस आइटम को हमें रखना है या नहीं रखना है। आमतौर पर 0.3 से नीचे के जो आइटम होते हैं, अगर उसका डिस्क्रिमिनेशन पावर 0.3 से नीचे है तो उसे हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, और 0.3 से ऊपर अगर है तो वह एक्सेप्ट हो जाता है। प्लस में होना चाहिए, वैल्यू नेगेटिव में अगर आती है तो वह आइटम उल्टा काम कर रही है, यानी कि उस आइटम को कम एबल लड़के अधिक कर रहे हैं और जो हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट हैं वो कम कर पा रहे हैं। तो नेगेटिव वाले को हम डिस्कार्ड करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स नेगेटिव नहीं आना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स 0.3 से नीचे के अगर है तब भी हम आइटम को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है, एक सरल प्रक्रिया है जहाँ डेटा को अरेंज करना और अरेंज करने के बाद उसके डिफिकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स को कैलकुलेट करना। इन्हीं 2 बिंदुओं को आधार बनाते हुए हम फाइनल आइटम को सेलेक्ट करते हैं।